हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब के चैनल पर एक बार आपका फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर उपस्थित हुए हैं क्लास टेंथ का फिजिक्स और हमारा चल रहा है लेसन अंतिम वाला। मतलब कि कह सकते हैं हम लोग ऐसे कि हमारा लेसन आज चल रहा है कौन सा वाला, अंतिम वाला। वो भी आपके लेसन का नाम क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आपके लेसन का बच्चों नाम क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है ना। और अंतिम मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके बाद सब लिखने वाले चैप्टर है, ये समझने वाला चैप्टर हमारा था और अंतिम लेक्चर हमारा है तीसरा लेक्चर। अगर आप मतलब कि 10th का पूरा फिजिक्स अगर आप नोट सहित अच्छे तरीके से हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो आपको हमारे प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, ठीक है ना। और आपको काफ़ी अच्छा भी लग रहा होगा स्टूडेंट पढ़ाई करने में और आपको काफ़ी मतलब रिलीफ फील हो रहा होगा कि वास्तव में कुछ पढ़ रहे होगे, ठीक है ना। तो बिना लेट करे हुए मतलब कि अंतिम लेक्चर शुरू करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का, ठीक है ना। तो आज की टॉपिक हमारे देखो यहाँ पे लिखी गई है, दिष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा, हमको ये पढ़ना है। और दिष्ट और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर पढ़ना है। अगला है दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा के लाभ और हानि पढ़ना है। अब कुछ सर्किट के एलिमेंट होते हैं, फ्यूज होता है, लघुपथन होता है, भूसंपर्कन होता है, ये बातें जाननी है। और अंतिम में हमको जानना है कि अंतिम टॉपिक है मतलब कि विद्युत से बचने के लिए क्या उपाय हैं, क्या हमको सावधानियां बरतनी चाहिए, वही बचाव एवं सावधानियां। अंतिम टॉपिक क्या है, बचाव एवं सावधानियां। तो आप सभी लोग हमको तो पहचान ही रहोगे, माय नेम इज योगेश सिंह। चलो अच्छा, अच्छी बात है, नाम तो जान रहे, चेहरे से शक्ल से पहचानना है सर जी तुमको तो। और एक बात, रोजाना की तरह हमारा आज भी नोट्स वाले आप लिख लो 4 पेज का, अंतिम है, रिलीफ है, पूरा आपका मजा आने वाला है, ठीक है ना। अंतिम है मतलब कि आप इसको फटाक से नोट करो, आगे चलते हैं फिर। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे नोट्स को आपने नोट्स या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा फटाक से, और तरीका भी जानते हो कैसे क्लीन आता है, बताया मैंने ना। तो मतलब कि यूट्यूब के कॉर्नर पे 3 पॉइंट होता है, वहाँ पे जाओगे तो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए बोलेगा 360 या 480 पे कर दोगे तो दैट टाइम आराम से बढ़िया HD फोटो पाओगे भाई। अब देखो जरा, हमको जानना है पहली बात, दिष्ट धारा क्या होती है और प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है। तो जस्ट इसके पिछले लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था DC जनरेटर एंड AC जनरेटर। AC माने क्या होता था, अल्टरनेटिंग करंट जनित्र यानी कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, और DC मीन्स क्या होता था, डायरेक्ट करंट जनरेटर यानी कि दिष्ट धारा जनित्र होता था हमारा, ठीक है ना। अगर वीडियो आप नहीं देख के आए हो तो आप वहाँ पे जाके देख के आओ, बढ़िया से आपको एनिमेशन दिखा के बताया गया है और प्रैक्टिकल भी कराया गया, तो मज़ा आपको आया होगा। अब देखो यहाँ पे क्या होती है दिष्ट धारा, क्या होती है प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है ना। आपको मैं नॉर्मल बताऊँ, यहाँ पे 5 टॉपिक 6 टॉपिक हम कवर करने हैं, ये बात आपको याद होनी चाहिए। 7 टॉपिक है टोटल। अब देखो दिष्ट धारा क्या होती है, एक बात जानो जरा। दिष्ट धारा बोलोगे इसका परिमाण समान होता है, परिमाण प्रत्येक जगह क्या होता है, समान होता है। जो दिष्ट धारा होती है ना, परिमाण प्रत्येक जगह समय के साथ, समय के आपने लिखा होगा नोट से, समान होता है, समान होता है। इसकी दिशा नहीं बदलती है, दिशा अपरिवर्तित रहती है। दिशा क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है। चलो अब इसको देख लिया ना, दिष्ट धारा क्या होती है, डायरेक्ट करंट क्या होता है, इसका परिमाण प्रत्येक जगह समय के साथ क्या होता है, समान होता है, और दिशा क्या होती है, अपरिवर्तित होती है। देखो जरा क्या होता है, इसका मैं ग्राफ बना रहा हूँ, चलो मान लिया ये टाइम t है, ये धारा I है, ठीक है ना। तो समय के साथ ये हमेशा मतलब कि समान कांस्टेंट रहेगा। देखो अगर यहाँ पे 4 एम्पियर होगा ना, तो यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यानी कि प्रत्येक पॉइंट पे कितना होगा, 4 एम्पियर ही होगा। और दिशा देखो, दिशा खाली ऊपर है, नीचे थोड़ी आ रहा है, खाली ऊपर ही तो है।
तो इसे बोलते हैं क्या, दिष्ट धारा। दिष्ट धारा क्या होती है, जिसके मतलब जिसमें धारा का परिमाण समान होता है और दिशा क्या होती है, अपरिवर्तित होती है। यह परिमाण समान हर जगह नहीं होता। आप अगली कक्षाओं में जाओगे तो आप मतलब कि आपको मिलेगा कि परिमाण हर जगह समान नहीं होता है, लेकिन हमने मतलब कि आप भी क्लास 10 के इतना जानो, परिमाण समान होता है, दिशा क्या होती है, अपरिवर्तित रहती है। ठीक है ना। अब देखो अगला है प्रत्यावर्ती धारा। अगला टॉपिक हमारा क्या है, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है बच्चों, अब देखो जरा, ऐसी धारा जिसका समय के साथ परिमाण क्या होता है, परिमाण भी परिवर्तित होता रहता है। परिमाण भी क्या होता रहता है, परिवर्तित, और दिशा भी क्या होती है, परिवर्तित होती रहती है। ठीक है ना। प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, ऐसी धारा जिसका परिमाण प्रत्येक जगह क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है, और दिशा क्या होती है, परिवर्तित होती रहती है, उसे क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। ये कैसे होता है, देखो टाइम मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये टाइम है और धारा आई है। देखो एक बार ऊपर नीचे ऐसे बदलता रहता है। देखो एक बार प्लस का होगा और एक बार माइनस का, और ये वाला या तो प्लस का होगा या तो इसको ऐसे बना सकते हो आप, ऐसे ही बनाते हैं इसको, ये नीचे भी आ सकता है माइनस वाला। ठीक है ना। ये हमारा टी और ये क्या है, आई है। यानी कि ये वाला या तो प्लस में होगा या तो कहाँ पे होगा, माइनस में, लेकिन ये वाला प्लस में भी होगा माइनस में भी होगा, प्लस में माइनस में। यानी कि ये क्या होता है, अपनी दिशा को लगातार बदलता रहता है। और देखो परिमाण, यहाँ पे कुछ और धारा होगी, यहाँ पे धारा कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे सबसे अधिकतम धारा पाएंगे हम लोग। यहाँ पे 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, और यहाँ पे मैक्सिमम कितना एम्पियर हो जाएगा, 5 एम्पियर। तो ये देखो परिमाण भी प्रत्येक पॉइंट पर यहाँ फिर यहाँ से आ रहा है कि जितना यहाँ पे उतना यहाँ पे, जितना यहाँ पे उतना यहाँ पे। लेकिन आप इतना देखने को पा रहे हो ना कि समय के साथ धारा का परिमाण क्या हो रहा है, बदल रहा है, और दिशा भी एक बार प्लस एक बार माइनस, दिशा भी क्या हो रही है, बदल रही है। इसे हम क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। तो ऐसी धारा जिसका परिमाण और दिशा बदलता रहता है, मेन दिशा ही है, मेन क्या है, डायरेक्शन। दिशा बदलेगा तो प्रत्यावर्ती कहलाएगा, और दिशा नहीं बदलेगा तो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट कहलाएगा। हमारी बात आपको समझ में आ गई ना। अब देखो दोनों धाराओं में अंतर क्या होता है, मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। यानी कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर क्या होता है। उम्मीद करते हैं कि समझने को आप पा रहे होगे। अगर समझने को पा रहे हो तो कमेंट बॉक्स में फटाक से लिखो, यस सर हमको समझ में भली भांति आ रहा है। आप आगे शांति से पढ़ाओ, हल्ला वल्ला ना करो भैया, तुम हल्ला ज़्यादा कर रहे हो लगता है, नहीं पढ़ा रहे हो भैया, हल्ला नहीं कर रहा है। ठीक है ना। अब देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, प्रत्यावर्ती, ये वाला टॉपिक खत्म हो गया। अब अंतर देखते हैं क्या होता है। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर अगर आपने नोट से लिखा होगा तो पहला लिखा होगा दिष्ट धारा का परिमाण, वही बात, दिष्ट धारा का परिमाण मतलब कि वह दिशा समय के साथ नियत रहता है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ दिष्ट धारा और यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, यहाँ पे मैं लिख दूँ बच्चों प्रत्यावर्ती धारा, तो कोई बड़ी बात थोड़ी होगी। मैंने क्या बोला, ये मतलब कि परिमाण व दिशा क्या होती है, नियत है, यहाँ पे रहती है। इस धारा का परिमाण व दिशा यानी कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या होता है, नियत रहता है। और यहाँ पे क्या होता है, ये क्या होता है, मतलब कि परिवर्तित होता रहता है। परिवर्तित यानी कि यहाँ पे परिवर्तन होता है। पहली बात तो ये हो गई हमारी, आप पीछे देख के भी आए हो। अब देखो दूसरा लिखा है, इस धारा को मतलब कि बैटरी सेल में प्राथमिक व संचायक सेल में प्राप्त करते हैं। मतलब आपके घर बैटरी होगी ना, बैटरी आपके घर होगी तो वहाँ पे कौन सा करंट बह रहा है, डायरेक्ट तो बह रहा है। मतलब कि आपने अपना बैटरी अगर सेल लगाया है, सेल से टायर जला रहे हो, तो जो सेल से धारा बल्ब में जा रही है ना, वह क्या है, दिष्ट धारा होती है। मतलब और एक बार मोबाइल में जो आपकी बैटरी लगी है ना, वो अभी क्या लेती है, डायरेक्ट करंट लेती है। हालांकि हमारे घरों में ट्रांसफार्मर से क्या आता है, अल्टरनेटिंग करंट आता है। हमारे घरों में ट्रांसफार्मर से क्या आता है, प्रत्यावर्ती धारा आती है। लेकिन अब अगर आप चार्जर लगाते हो तो चार्जर में क्या लगा होता है, एक डिवाइस, एक एडाप्टर लगा होता है ना। अगर सपोज करो कि मतलब कि वो एडाप्टर ना लगाएं और मतलब कि काट के 2 तार का पिन निकाल के मोबाइल में लगा दें, इसको जाकर मोबाइल में खोस दें, तो क्या होने वाला है, बैटरी चार्ज आपकी बिल्कुल नहीं हुई, आपको नुकसान हो सकता है। एडाप्टर क्या करता है, एडाप्टर क्या करता है, जो ट्रांसफार्मर से अल्टरनेट करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा आती है ना, उसको चेंज करता है डीसी में, यानी कि
डायरेक्ट करंट में, और हमारा मोबाइल का बैटरी क्या खाता है, डायरेक्ट करंट खाता है, तब वह चार्ज होता है, ठीक है ना। एसी नहीं खाता, वो डीसी खाता है। तो मतलब कि जो आपके घरों की बैटरियां हैं और जो आपके मतलब कि मोबाइल की बैटरियां हैं, सब क्या खाती हैं, सब में डीसी धारा बहती है। और दूसरा क्या है, मतलब कि प्रत्यावर्ती में क्या है, यह विद्युत जनित्र से प्राप्त होता है, या तो सेल से प्राप्त होता है, और यह कहाँ से प्राप्त होता है, जनरेटर से, एसी जनरेटर या डीसी जनरेटर, ये क्या होता है, जनरेटर से, GENERATOR। और यह कहाँ से मिलता है, सेल से मिलता है, या सेल से मिलता है, और यह कहाँ से मिलता है, जनरेटर से मिलता है, ठीक है ना। अब देखो तीसरा वाला, इसका प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, इसका टार्च व अन्य उपकरणों में, टार्च हो गया, मोबाइल हो गया, वगैरह वगैरह, जहाँ पे मतलब कि चार्जिंग वाला सिस्टम चल रहा है। और इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, बड़े बड़े कारखानों में, बड़े बड़े बिल्डिंगों में। अपने घर में जो ट्रांसफार्मर से आ रहा है वो भी क्या है, प्रत्यावर्ती धारा ही है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग कहाँ कहाँ करते हो आप, बड़े बड़े कारखानों में करते हो, बड़े बड़े बिल्डिंगों में करते हो। मतलब कि जहाँ हमको लाइट का बहुत ज़्यादा आवश्यकता है वहाँ पे प्रत्यावर्ती यूज़ किया जाता है, क्योंकि प्रत्यावर्ती काफ़ी सस्ता होता है, और मतलब कि सस्ता होता है और दूर तक ट्रेवल करता है, ठीक है ना। अब देखो यार, मैं बता रहा हूँ आपको, ये भी टॉपिक खत्म, अंतर भी हो गया, 3 अंतर बहुत है यहाँ पे, अंतर भी हमको समझ में आ गया। अब दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा के लाभ व हानि, मैंने क्या अगला टॉपिक बनाया है, दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा के लाभ एवं हानि, हमको इसको पढ़ना है। ये टॉपिक खत्म हो गया, ये टॉपिक खत्म हो गया, यानी कि हम आ गए दूसरे वाले पेज पर। नेक्स्ट पेज आप ओपन करो, वहाँ पे समझते रहो मैं बोल क्या रहा हूँ। तो दिष्ट धारा की तुलना में यह कितना अच्छा या कितना बुरा हमें पढ़ने जा रहे हैं। पहले पढ़ेंगे एडवांटेज, यानी कि हम पढ़ेंगे लाभ क्या है इसका। तो पहला लाभ इसमें ही आपने लिखा होगा कि प्रत्यावर्ती धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत कम व्यय में आसानी से भेजा जा सकता है, जबकि दिष्ट धारा में इस प्रक्रिया में बहुत अधिक व्यय होता है और ऊर्जा का ह्रास भी क्या होता है, अधिक होता है। मैं आपको बता दूं बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा इसलिए लाभदायी होता है क्योंकि आप उसको बहुत दूर तक ट्रेवल करा सकते हो। आई मीन मान लो आपका घर यहाँ पे और आपके घर से ट्रांसफार्मर 100 मीटर की दूरी पर है, ठीक है ना। वहाँ से आपके घर लाइट लाना है तो फटाक से आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, और ऊर्जा का व्यय भी नहीं होगा, और आराम से आ भी जाएगा, और आपका बल्ब बढ़िया से जलेगा भी। लेकिन सपोज अगर वहाँ पे बैटरी हो 100 मीटर की दूरी पर और वहाँ से करंट आ रहा हो, तो बैटरी डीसी देता है, तो डीसी वहाँ से यहाँ तक लाने में उनकी हालत खराब हो जाएगी, आपका बल्ब बिल्कुल ग्लो नहीं करेगा, बिल्कुल चमकेगा, ऐसे कर सकते हो। और चमकेगा तो आपको दिखेगा यार चमक नहीं रहा, ऐसा कुछ लगेगा आपको, ठीक है ना। तो डीसी क्या होता है, लंबा नहीं चल पाता है। एसी क्या होता है, एसी लंबा चलता है, और लंबा चलने के साथ साथ इसमें खर्चा भी क्या होता है, कम आता है। सपोज करो आप एक बैटरी ले आओ, मान लो आपके घर में इन्वर्टर, तो इन्वर्टर के लिए आप बैटरी ले आओगे। बैटरी क्या करता है, बैटरी डीसी निकालता है, और जो इन्वर्टर होता है ना वह डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। हमारे परिपथ में एसी दौड़ता ही दौड़ता है, लेकिन बैटरी डीसी निकालता है। आप ध्यान दीजिएगा, बैटरी कौन सा करंट हमको देता है, डीसी देता है, और जो इन्वर्टर लगा होता है वो आपका छोटा सा बॉक्स होता है, वह क्या करता है, डीसी को चेंज करता है एसी में। वो डीसी क्या करता है, चेंज करता है अल्टरनेट करंट में, तो हम बढ़िया से अपने घर में बिजली पाते हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी वहाँ पे देखो जरा, मैंने क्या बोला, एसी लंबा ट्रेवल करता है और खर्च भी कम है। अब बैटरी लेने जाओगे तो 20,000 की बैटरी लोगे, और 5,000 का इन्वर्टर लोगे, हो जाएगा 25,000। और बेटा अब अगर आप ट्रांसफार्मर से लाइट लेके आए हो तो एक दिन में मतलब एक महीने में यार नॉर्मल इंसान का खर्चा जानते हो 300-400 आता है, ठीक है ना। और सपोज कर लो 25,000 में कितना लाइट जलाओगे तुम। सपोज कर लो कि 25,000 अगर तुम्हारे पास हो जाए, 25,000 में इन्वर्टर ले रहे हो, बैटरी ले रहे हो, और अगर लाइट मिल जाए तो एक यूनिट का 7 रुपये 8 रुपये आते हैं, और आप मतलब कि 25,000 में यार एक नॉर्मल इंसान का खर्चा 400-500 में निपट जाता है। तो 4-5 साल जलाओगे बड़े आराम से उतने पैसे में, है ना। तो ये वाला बड़ी आसान मतलब कि सस्ता होता है। और दूसरी बात क्या है, देखते हैं क्या लिखे हो आप। लिखिए हो, प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन दिष्ट धारा जनित्रों की तुलना में बहुत सस्ता होता है। ये मतलब कि एसी जो है ना, एसी का जो उत्पादन है ये अभी क्या होता है, ये अभी होता है सस्ता। ये अभी क्या होता है, सस्ता होता है। हमारी बात समझ गया ना, ये सस्ता होता है। और एसी मतलब कि इसका उत्पादन हम बड़ी आराम से कर सकते हैं। डीसी की वही बैटरी बड़ी बड़ी जमाओ बनाओ, कई हज़ार लाख लग जाए, करोड़ लग जाएगी, उससे बहुत कम में मतलब बन जाता है। अगला क्या है, तीसरा वाला आपने लिखा है, अगला वाला, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र दिष्ट धारा जनित्रों की तुलना में मजबूत व सुगम होते हैं। यह क्या होते हैं, स्ट्रांग भी होते हैं उनसे, और मतलब कि रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं। और क्या होते हैं, RESPONSIBLE
SIBLE टिकाऊ होते हैं, कहने का मतलब ये है, सुगम मतलब कि और बहुत अच्छे भी होते हैं। तो ये हो गया लाभ। और इनकी हानि क्या है, ये भी देख लो भैया। AC की हानि क्या है? पहली हानि यही है कि जो AC है ना वह DC की तुलना में बड़ी खतरनाक होता है। जो AC होता है, जो अल्टरनेटिंग करंट होता है, वह डायरेक्ट करंट की तुलना में क्या होता है, बड़ी खतरनाक होता है। मार देगा तो आदमी मर भी सकता है, ठीक है ना। अब अगला क्या है, और इसका उपयोग ना, AC का उपयोग हम लोग विद्युत चुंबक में नहीं बना। विद्युत चुंबक अगर बनाना हो आपको, विद्युत चुंबक अगर आपको बनाना हो, विद्युत चुंबक इससे नहीं बन सकता है, ना ना ना, इससे नहीं बन सकता है। अच्छा, आपने पढ़ा है ना, मतलब कि आपने मतलब ये टॉपिक बच्चों पढ़ रखी है। वो टॉपिक है, अगर आपने परिनालिका, परिनालिका अगर आपको पता होगा तो परिनालिका के ऊपर एक जो मतलब कि प्लास्टिक का पाइप होता था, उसके ऊपर हम तार लपेट के अगर सेल से करंट प्रवाहित कराएं तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता था वहाँ पे, है ना। और मतलब कि चुंबक की भांति व्यवहार तो करता ही था, यहाँ भी करेगा, इससे भी करेगा। लेकिन अगर परिनालिका के अंदर हम कोई मतलब लोहे का अखरोट रख दें, लोहे का टुकड़ा रख दें तो चुंबक बन जाता था। मतलब कि DC से वह चुंबक बन जाता था। सेल लगा दोगे, परिनालिका में धारा बहेगी, मतलब उसके ऊपर तार में धारा बहेगी और अंदर वाला जो लोहा है वो चुंबक बना देगा। लेकिन अल्टरनेट करंट है, काम नहीं करेगा। अल्टरनेट करंट है, बह रहा है, और उस परिनालिका के अंदर लोहे का अखरोट लगा दोगे तो वह चुंबक नहीं बन पाएगा। यानी कि हम AC की सहायता से चुंबक नहीं बना सकते हैं। तो ये हो गया इनके लाभ और इनकी हानियाँ हो गई बेटा। अब अगला इसी में एक टॉपिक और लिखा होगा, नोट बेटा। भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। याद करना है इस बात को। भारत में जो प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है ना, वह कितनी होती है बच्चों? 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज की होती है, ठीक है ना। और 50 हर्ट्ज मतलब कि होता है कि यार, अब ये जो 50 हर्ट्ज का तात्पर्य है कि धारा किसी परिपथ में एकांतर क्रम में 50 बार एक दिशा में, वह 50 बार दूसरी दिशा में प्रवाहित होती है। समझो मेरी बात को। 50 हर्ट्ज यानी 50 चक्कर होता है। देखो, यह होता है 1 हर्ट्ज, एक चक्कर, ये हो गया 2 हर्ट्ज, आगे हो गया 3 हर्ट्ज, 3 चक्कर हुआ ना, ऐसे चलता है। अब देखो, एक बार में एक जीरो यहाँ पे, एक जीरो यहाँ पे, इस बार में एक जीरो यहाँ पे, एक जीरो यहाँ पे। ये मतलब कि ऐसे कर सकते हो। देखो, यहाँ पे करंट I है, तो एक बार प्लस का I, एक बार माइनस का I आएगा। यहाँ पे जीरो है, यानी कि इस लाइन में जहाँ जहाँ यह करंट दौड़ रहा है वहाँ वहाँ क्या है, जीरो है, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, आवृत्ति का मतलब यह है 1 सेकेंड में 50 चक्कर लगाना। यह 1 चक्कर, यह 2 चक्कर, यह 3 चक्कर। अब एकांतर क्रम में 50-50। देखो, एकांतर ऊपर वाले में 1 2 3 50 मिलेगा। मतलब कि अगर एक ऐसे समझो, अगर मतलब कि ऐसे 50 चक्कर लगा रहा है तो 50 चक्कर में कितने खाने बनेंगे? 1 चक्कर में 2 खाना, 2 खाना, यानी कि 50 चक्कर में कितना बनेगा? 100 खाना बनेगा। और 100 खाना में 50 ऊपर 50 नीचे, वही बोला एकांतर क्रम में 50 ऊपर बन जाएगा, 50 नीचे। और देखो, यहाँ पे करंट जीरो, यहाँ भी करंट जीरो, यहाँ भी करंट, यानी कि इस एक चक्कर में यहाँ जीरो हुआ है, यहाँ जीरो हुआ है, और यहाँ जीरो हुआ है इस वाले चक्कर में, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, इस वाले में यहाँ जीरो, यहाँ जीरो। यानी कि बेटा इस मतलब कि प्रत्येक चक्कर में 2 बार करंट का मान जीरो होता है। प्रत्येक चक्कर में 2 बार करंट का मान क्या होता है? जीरो होता है। और अब आपने देखा भी होगा कभी कभी जब आपके घर लाइट कम होता है तो दैट टाइम आपका, यानी कि इस बात समझो हमारी, जो बल्ब आपके होते हैं ना, नॉर्मली 1 सेकेंड में 50 बार जलते बुझते हैं। 50 बार क्या होते हैं? जलते बुझते हैं। यानी कैसे कर सकते हो? देखो, यहाँ पे एक सेकेंड में मतलब कि एक चक्कर में 2 बार, यानी कि 1 सेकेंड में 100 बार बुझता है आपका घर। देखो, एक चक्कर में 1 सेकेंड में, देखो मैंने क्या बोला, 1 सेकेंड में 50 चक्कर लगाएगा। 50 चक्कर में, एक चक्कर में 2 बार जीरो, 50 चक्कर में 100 बार जीरो, तो 100 बार करंट का मान जीरो हो रहा है। यानी कि आपका बल्ब 100 बार जब बुझेगा, या 1 सेकेंड में आपका बल्ब क्या बार बुझता है? 100 बार बुझता है, क्योंकि 100 बार करंट क्या होती है? जीरो होती है। और आपने फील किया होगा जब आपके घरों पे लाइट कम होता है तो बल्ब चुक चाक करता है ना, वह 1 सेकेंड में 100 बार बुझ जाता है, ठीक है ना। लेकिन हमारी जब लाइट मेंटेन रहता है तो हमारी आंखें मतलब कि उसको पहचान नहीं पाती हैं। 1 सेकेंड में 100 बार बुझना ना, हमारी आंखें वो सुग्राई नहीं होती, तो हमको लगता है लगातार वह ग्लो कर रहा है, यानी कि लगातार जल रहा है। समझ गए ना। तो यानी कि आप कह सकते हो इंडिया के घरों में जो बिजली होती है ना, 1 सेकेंड में
100 बार मतलब कि जो बल्ब होता है 1 सेकंड में 100 बार क्या होता है, बुझता है। 100 बार धारा शून्य होती है 1 सेकंड में, ठीक है ना, समझ गया ना। मैंने बोला आपके घरों में, इंडिया के घरों में बिजली कितनी आती है, 50 हर्ट्ज, कहीं कहीं 60 हर्ट्ज की बिजली होती है, ठीक है ना। वहाँ पे 60 हर्ट्ज का मतलब 120 बार जीरो होता है वहाँ पे यानी कि करंट बहुत ज़्यादा है, ये बात समझिएगा हमारी। तो ऐसा अमेरिका में है, ये बात भी जान लो आप। अपने यहाँ कितना है, 50 हर्ट्ज। अभी हम 50 हर्ट्ज पे रुके हुए हैं, ठीक है ना। यानी कि हमारे यहाँ जो बल्ब होता है 1 सेकंड में 100 बार बुझता है और हमारी आंखों को पता नहीं चल पाता, इतना मतलब तेज़ी से वह काम होता है ना, वो पता नहीं चल पाता है। तो अब देखो अगले वाले टॉपिक पे हम लोग आ गए हैं, घरेलू परिपथ में कुछ महत्वपूर्ण घटक। ये अभी हो गया। अब हम पढ़ेंगे फ्यूज। देखो मतलब आपने सुना होगा फ्यूज के बारे में। फ्यूज क्या करता है, मैं आपके लिए लेके आया हूँ यहाँ पे फ्यूज। देखो जरा क्या करता, पहले पढ़ लो इसको क्या लिखा है। लिखा है जब किसी परिपथ में विद्युत धारा अकस्मात बढ़ जाती है तब फ्यूज में होने वाला जूल तापन, तार होता है ये, कुछ जूल तापन कहते हैं, फ्यूज को पिघला देता है और विद्युत धारा का परिपथ टूट जाता है, जिससे विद्युत परिपथ और उपकरण क्षतिग्रस्त होने से बच जाते हैं। समझो हमारी बात को। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके घरों में बिजली बहुत ज़्यादा हो जाती है, और कभी कभी जब बिजली बहुत ज़्यादा हो जाती है ना तो आपके घरों के डिवाइस ख़राब हो जाते हैं। लाइट बहुत तेज़ होता है तो बोलते हैं टीवी मेरा जल गया, मेरा फैन जल गया, मेरा पता नहीं क्या क्या जल गया। तो मतलब कि सर्किट में कहीं कुछ ऐसा लग जाए, मान लो आपके घरों की सर्किट है, ये सर्किट है, ये मान लो हर सर्किट से 2 वायर आए होते हैं, आपको पता 2 वायर आते हैं, एक वायर ए वाला एक वायर ए वाला। अब समझना हमारी बात को। अगर यहाँ पे मान लो यहाँ पे बल्ब वल्ब लगाए हो, इंस्ट्रूमेंट जला रहे हो, जो भी आगे बहुत सारे फैन वैन लगे हैं, सपोज करो अचानक अगर लाइट बहुत तेज हो जाए तो ये सब उतना भार सहन नहीं कर पाएंगे, फटाक से जल जाएंगे। इसके लिए क्या उपाय करते हैं, यहीं कहीं लगा देंगे एक फ्यूज। क्या लगा देंगे, यहीं लगा देंगे फ्यूज। और इस फ्यूज में क्या होता है, एक पतला सा ये वायर होता है, ठीक है ना। मतलब कि इतना मतलब कि होता है कि जैसे मान लो सपोज करो आपके फैन उनको चलने के लिए नॉर्मल 30 एम्पियर की बिजली चाहिए। 30 एम्पियर की बिजली पे चलेगा, इससे ज़्यादा कर दोगे तो फैन वैन जल जाएगा। सपोज एक बात सुन लो, 30 एम्पियर की इनको करंट चाहिए, और सपोज करो अचानक यहाँ पे 40 एम्पियर हो जाए तो यह जल जाएगा। तो ये देखो ये जो तार होता है ना, ये होता है 30 एम्पियर का, यह भी होता है कितने का होता है, मान लो ये भी 30 एम्पियर का होता है। जब करंट 32 एम्पियर हुआ तुरंत यह तार गल जाएगा, तार तुरंत क्या गल जाएगा, इसे टूट जाएगा। अब देखो सर्किट क्या हो गया, टूट गया ना, सर्किट टूट गया, हमारा फैन वैन जलने से बच गया। फिर एक तार लगा देंगे पतला सा लग के यहीं पे, चाहे 10 रुपये का फ्यूज लगा देंगे, समझ गया ना। यानी कि यहाँ पे अपने सिस्टम का बात अभी मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये फ्यूज समझ में आया ना, क्या करता है, आगे ही परिपथ को ब्रेक कर देगा। अकस्मात जब सर्किट में धारा तेज हो जाएगी तो आगे ही परिपथ में धारा को ब्रेक कर देगा, धारा बह नहीं करेगी, अब वो जलने से बच जाएंगे। अब कई हज़ार कहाँ जलता, कहाँ 2 रुपये का जला है, बात समझ में आई ना। ये देखो फ्यूज को आप पर देखो बढ़िया से, अगर आप देख पा रहे हो तो हमारे हाथ में क्या एक फ्यूज है, मैं इसको दिखा रहा हूँ। देखो ये फ्यूज है ना, यही फ्यूज ऐसे लगा होता है। देखो ये पतला तार लगा हुआ है, ये देखो इसको एक ही तार में लगाते हैं, दोनों में नहीं, ये नहीं कि इसको एक में जोड़ दो इसको एक में जोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं करते हैं। यहाँ पे एक ही तार में लगाते हैं। मैं आगे और विस्तार करूँगा किस में लगाएंगे। ये देखो पतला तार है ना, मतलब कि पतला तार है, अगर इसको मतलब कि यहाँ से मान लो धारा तार आगे से आ रही है, यहाँ से आगे से जुड़ा हुआ है, तो मतलब कि जब ये तार पतला सा देख रहे हो, बहुत मतलब कि एक निश्चित धारा को सह पाता है, उससे अधिक अगर धारा का मान बढ़ गया ना तो गल जाएगा, और जब गल जाएगा तो परिपथ क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और परिपथ टूट गया तो करंट का फ्लोएशन रुक जाएगा। ये देख लो आपके घरों में मतलब कि लगा होगा, ये कह सकते हो कहाँ लगा होता है, बोर्डों में लगा होगा आपके यहाँ, ठीक है ना। तो अब देखते हैं आगे बच्चों क्या कहता है। तो आपने यहाँ तक देखा ना, फ्यूज को देख लिया क्या काम करता है ना। अब देखो लघुपथन क्या होता है, अगली बात हमारी क्या है, लघुपथन क्या होता है। तो फ्यूज क्या करता है, विद्युत परिपथ को नष्ट होने से बचाता है। लघुपथन यानी कि लघुपथन को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, आपने सुना होगा, बोलते हैं सर्किट शॉर्ट कर गया, सर्किट शॉर्ट कर गया, यानी कि शॉर्ट सर्किट बोलते हैं इसको बेटा। अब देखो एक बात समझो, आपके घरों में 2 वायर चलते हैं, हमेशा 2 वायर चलते हैं। एक वायर को हम कहते हैं गर्म तार, क्या कहते हैं, गर्म तार, और एक को हम क्या बोलते हैं, ठंडा तार। गर्म तार को हम बोलते हैं फेज वायर, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, फेज वायर बोलते हैं, ठीक है ना। और ठंडे तार को हम क्या बोलते हैं, उदासीन तार बोलते हैं, इसको उदासीन भी बोलते हैं। न्यूट्रल बोल सकते हो, न्यूट्रल, NEUTRAL,
न्यूट्रल है, ठीक है ना। यह फेज वायर होता है, गर्म तार बोलते हैं, और ये न्यूट्रल होता है, यानी कि इसमें धारा मेन वाली बह रही है, यहाँ से धारा अंदर जाती है, फिर वापस यहाँ से होकर बाहर आती है। तो जिससे अंदर होके जा रही है करंट, मान लो यहाँ पे ट्रांसफार्मर लाइट दे रहा है, तो इससे धारा अंदर जाएगी और यहाँ से आके क्या होगी, बाहर, यानी कि जितना धारा देगा ना उतना वापस भी तो इसको चाहिए अपना, तो इधर धारा जाती है और यहाँ से धारा क्या होती है, वापस आ जाती है। तो जिससे अंदर धारा जा रही है उसे गर्म तार कहते हैं, और जिससे बाहर आ रही है उसे क्या बोलते हैं, ठंडा तार कहते हैं। तो अब देखो क्या हो रहा है, जब गर्म तार, कभी कभी ऐसा होता है ना, इसके ऊपर प्लास्टिक का आवरण होता है। अब सभी लोग जानते हो कि मतलब धारा अगर बहेगी तो वायर गर्म होगा, और जब वायर कभी कभी गर्म हो जाता है तो उसके ऊपर जो प्लास्टिक का आवरण लगा हुआ है वह जल जाता है, और जब जल गए और जब ये दोनों कहीं मिल गए, जब दोनों कहीं तार आपस सट गए, तो दैट टाइम क्या होता है, परिपथ में अकस्मात धारा बहुत ज़्यादा हो जाती है, और कुछ जल, मतलब कि बहुत चीज़ें यहाँ पे जलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। यहाँ पे आग लगने की संभावना होती है। शॉर्ट सर्किट से अक्सर आग लगा हुआ देखा जाता है। शॉर्ट सर्किट से अक्सर क्या होता है, आग लगा, मतलब कि देखा था आग लग गया है। तो फ्यूज हमेशा यहाँ, मतलब कि फ्यूज कई जगह कई ब्रांचों में लगे होते हैं। अब यहाँ धारा का मान बढ़ा ना, फटाक से यहाँ भी जो फ्यूज होगा, जो यहाँ फ्यूज होगा, सब गल जाएंगे फटाक से। फ्यूज इतना बढ़िया काम करता है, यानी कि अब यहाँ धारा बढ़, मतलब दोनों तार सट जाएंगे बेटा। जब दोनों का आवरण जल के सट जाएगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, धारा का मान बढ़ जाएगा। धारा का मान बढ़ेगा तो सारे फ्यूज गल जाएंगे, फिर भी हम बच जाएंगे, लेकिन आग लग जाता है यहाँ पे। शॉर्ट सर्किट से अक्सर बड़े बड़े बैंकों में, बड़े बड़े मतलब होटलों में भी आग लग जाते हैं। शॉर्ट सर्किट से बचने का कोई अभी उपाय हमारे पास नहीं है, लेकिन हाँ मतलब उपाय है ऊपर से ढकने का, मतलब कि ऊपर इंसुलेशन बहुत बढ़िया हो, जो प्लास्टिक का आवरण होता है बहुत बढ़िया हो, आग ताकि ना लगे, गर्म ही ना हुआ है। तो समझ गया ना कि जब गर्म तार व उदासीन सीधे संपर्क में आते हैं तो अतिभारण हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों में किसी परिपथ में विद्युत धारा अकस्मात बहुत अधिक हो जाती है, इसे लघुपथन कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आग लगने की संभावना ज़्यादा होती है। अब अगला क्या है, भूसंपर्कन। अगला क्या है, भूसंपर्कन क्या होता है, मैं आपको यही बात बता दूँ फिर सुनो, पहले आपने नोट्स में लिखा गया है। प्रायः सभी घरेलू उपकरण धातु के बने होते हैं, सही बात है, जिन पर विद्युत रोधी पदार्थ का आवरण चढ़ा होता है ना। आप जानते हो पिलास है, तो पिलास अगर पकड़ते हो तो वहाँ पे ऊपर प्लास्टिक लगा होता है। पेचकस है तो ऊपर प्लास्टिक लगा होता है। वायर है तो वायर के ऊपर प्लास्टिक का आवरण होता है, तभी ना आप वायर में करंट दौड़ रहा तभी पकड़ लेते हो, क्यों, क्योंकि प्लास्टिक लगा हुआ ऊपर। तो देखो, जब एक विद्युत रोधी पदार्थ का आवरण खराब हो जाता है, मान लो तार में धारा बह रही है, तार का प्लास्टिक खराब हो गया है, टूट गया है, मतलब कि वो खराब हो गया है, तो भीतर की वायरिंग कभी कभी तार के संपर्क में आ जाती है। तो मतलब कह सकते हो आपके घरों में मान लो वायरिंग करे हो तो मान लो अंदर ये गया है, मान लो आपके घर की मतलब कि छत की छड़ यहाँ पे है, छत लगा हुआ है ना, और सपोज करो यहाँ पे वायर का तार छिल गया और तो कहीं इसे टच कर गया है। अब पूरे घर में लाइट आएगा, अब लाइट क्या होगा, पूरे घर में आएगा। अब कहीं मान लो पैर, जमीन भीगा है, पैर रखोगे तो लगेगा करंट मार रहा है, ऐसा होता है कभी कभी। तो मतलब कि झटका लगता है। इस दोष के निवारण हेतु उपकरण के बाह्य आवरण को तांबे के मोटे तार द्वारा जमीन में डाल दिया जाता है। अब देखो जरा क्या होता है, तो जो यहाँ से जो मेन तार आया होता है, इस मेन तार को हम मतलब कि ये समझ लीजिए, आपने देखा होगा 3 पिन वाला वो देखा होगा प्लग, तो जो 2 पिन तो लाइट में काम आ गया, तीसरा वाला काम करता है अर्थिंग का, उसे अर्थिंग बोलते हैं। भूसंपर्कन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अर्थिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो जान लो कि जो मतलब कि जो तीसरा वाला होता है ना, उसको तार के द्वारा जमीन में क्या करते हैं, लाके गाड़ देते हैं। जमीन में लाके गाड़ने से फायदा क्या होता है, सबको देखो क्या होता है वास्तव में। देखो हमारा जो शरीर है ना, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि हमारे शरीर में धारा को चलने में बड़ी दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है। सपोज करो अब मैं मान लो यहाँ पे मैं पक्के पे खड़ा हूँ, अब मुझे तार लगने से लाइन क्यों नहीं मारेगा। सपोज करो यहाँ पे करंट को यहाँ से वापस आके इसमें आने में जमीन तक जाने में बड़ा आसानी होती है। इससे आकर यहाँ तक आने में, जमीन में जाने में क्या होता है, बड़ी आसानी होती है। मेरे शरीर का प्रतिरोध इतना ज़्यादा होता है ना कि वहाँ पे करंट आना ही नहीं चाहेगा। ऐसे को समझो आप, सपोज करो एक लड़का है हमारा, यहाँ पे एक मतलब अपना लड़का है, और इसके पास जाने के 2 रास्ते हैं। कहीं जाना चाहता है मार्केट में, तो मार्केट में जाने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता कंटीला है, एक रास्ता कैसा है,
कंटीला और एक रास्ता कैसा है, साफ है। तो बताओ लड़का किधर जाएगा, साफ वाला पकड़ के जाएगा। उसी प्रकार धारा भी करती है, धारा हमेशा जिसका प्रतिरोध कम होता है उधर बहती है। तो हमारे शरीर में क्यों नहीं आती है, क्योंकि धारा को निकलने पे मतलब कि निकलने के लिए उससे हमारे शरीर से बढ़िया रास्ता मिल जा रहा है। हमारे शरीर में मतलब कि प्रतिरोध ज़्यादा होने के नाते ऐसे कह सकते हो धारा के लिए भयानक कांटे का काम करता है। और ये फटाक से रास्ता अपना दे दिया तो यहाँ से धारा वापस ज़मीन में चली गई, मेरे पास नहीं आएगी। अब हाँ करंट है लेकिन मेरे अंदर नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि करंट को चलने के दो रास्ते हैं, तो मेरा शरीर या तो ये वाला तार जमीन में जो गया है, तो तार वाला आसान है जमीन तो मतलब जाने में, धारा को धारा इसी को पकड़ के जमीन में भाग जाता है, मेरे शरीर में नहीं आता है। ये होता है भूसंपर्कन। अब ये है विद्युत के खतरे। अब तो विद्युत खतरे में देख लो, पहले क्या लिखे हुआ, विद्युत परिपथ तथा उससे जुड़े उपकरणों में आग लगना। विद्युत में क्या होता है, कभी कभी सर्किट में आग लग जाती है, ये बड़ा खतरनाक चीज़ है ना। अगला क्या लिखे हो, विद्युत परिपथ को स्पर्श करने पर मनुष्य को तीव्र झटका लगना। कभी कभी ऐसा होता है विद्युत परिपथ को टच कर दो तो बड़ा भयानक झटका मारता, लगता है कोई लात मार रहा है पीछे से, है ना, ऐसा होता है कभी कभी। तो खतरनाक चीज़ है बेटा, इससे आदमी की जान भी चली जाती है। तो अंतिम टॉपिक पे आते हैं, तो बचा के आप इससे रहिएगा, बचाव एवं सावधानियां। देखो बचना कैसे है, पहला आपने लिखा है विद्युत परिपथ में प्रयुक्त तार उच्च कोटि का होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि 2 रुपये मीटर वायर मिला, तार में धारा बहाओ तो गल जाए, नहीं, बढ़िया वायर लगाओ। अपने घरों में अगर मतलब आप वायरिंग करवा रहे हो तो बढ़िया तार लगाओ, थोड़ा पैसा लगेगा बेहतर, लेकिन कभी आपको जान मान की नुकसान नहीं होगा आपको। लेकिन क्यों, क्योंकि आप बढ़िया तार लगाओगे तो उसके सहने की क्षमता ज़्यादा होगी ना, तो आप एक नंबर का तार लगाओ उस पर। अगला क्या होता है, यदि 2 तारों को आपस में जोड़ा जाता है, कभी कभी ऐसा होता है तार टूटता है तो हम 2 तार को खोल के ऐंठते हैं, तो अब कभी कभी भूल जाते हैं तो उसमें मान लो टेप लगाना या पॉलीथीन लगाना। क्या होता है, कोई बच्चा मान लो, बच्चा छोटा सा, क्या जाने क्या और छू देगा तो करंट मार देगा, दिक्कत होगी ना बेटा। तो क्या वो करते हैं, उसको जब भी आप कभी तार को जोड़ो 2 जगह पे तो आप उसको टेप या पॉलीथीन जरूर लगा दो बढ़िया से, मेंटेन ढंग से, ठीक है ना। अगला क्या है, परिपथ में किसी प्रकार का दोष उत्पन्न होने पर परिपथ का मेन स्विच बंद कर देना चाहिए। मान लो कहीं कहीं आपके इतना बड़ा सर्किट है, दिक्कत कहीं हो रही है, तो जहां से लाइन पुल से लाइट यहाँ पे आता हमारे मेन बॉक्स में, तो मेन बॉक्स में कट आउट होता है ऊपर नीचे करने वाला। तो मान लो कहीं फाइटिंग कहीं परिपथ में आई है, कहीं मतलब आग लग गई है, कहीं जल गया है, कहीं करंट उतर रहा है, तो फटाक से क्या करो, इनको गिरा दो। गिरा दोगे तो लाइट कनेक्शन रुक जाएगा, यहीं तक धारा बस आएगी, इधर धारा घरों में नहीं बहने पाएगी। अगला क्या है, विद्युत परिपथ की मरम्मत करते समय मेन स्विच बंद होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, मान लो फैन बिगड़ गया, फैन बनाने जा रहे हो, तो फैन बनाने जा रहे हो तो आपका मकसद क्या, पहले मेन वाला कटाव से लाइट काट दो, ताकि कहीं हमसे गलती हो भी जाए तो करंट हमको ना मारे। और बोल रहा है परिपथ हाँ बंद कर। अगला क्या है, हाँ, और हाथों पर रबर के दस्ताने, जो अच्छे मतलब कि लोग हैं वो हाथों पर रबर के दस्ताने भी यूज करते हैं, ताकि गलती टच भी हो जाए ना तो हमको लाइन नहीं मारेगा, क्योंकि वह क्या होता है, इंसुलेटर होता है ना रबर का दस्ताना। अगला क्या है, मतलब अचालक होता है धारा का। विद्युत परिपथ में प्रयुक्त फ्यूज में उपयुक्त क्षमता का तार लगाना चाहिए, और संयोजन तार के टुकड़े को फ्यूज तार के रूप में नहीं प्रयोग करना। मतलब कि बढ़िया तार लगाओ तो बेहतर ही है। कभी कभी ऐसा होता है ना, इस जो फ्यूज देख रहे हो, जो तार बीचों बीच जाता है ना, कभी कभी लोग क्या करते हैं, एक तार काटते हैं, एक तार जी, और तार को काट के यहाँ से यहाँ जोड़ देते हैं, वो भी वही काम करेगा। लेकिन ध्यान देना, और उतना मोटा तार लगा दोगे ना तो ये जल्दी जलेगा थोड़ी ना, धारा बढ़ जाएगी तब भी निकल जाएगा, आगे आगे परिपथ को नुकसान कर देगा। और हाँ, मैं आपको सलाह देता हूँ, अगर वह तार काट के आप यहाँ पे ज्वाइंट करना चाहते हो तो तार के 2-3 पतले पतले, बहुत सारे पतली पतली वहाँ पे धारियाँ हो, तार मतलब कि बहुत पतले पतले पुंजों से बना होता है, बहुत पतले पतले मतलब कि नहीं होता है, रेशा टाइप मतलब धागा टाइप होता है, कई ठो अंदर होते हैं उसमें, तो मतलब 2-3 ठो तोड़ के उसको जोड़ लो यहाँ पे। पूरा मोटा तार मत जोड़ना, फिर इसके लगाने का फ्यूज का फायदा क्या, मोटा तार लगा दोगे तो 35 एम्पियर सहन कर लेगा, 35 सहन कर लेगा, कुल जाग जला देगा। तो ऐसा लगाओ 30 से ऊपर सहन ना कर पाए, यानी कि अगर तार से लगाना ही चाहते हो तो आप तार को किसी छीलो, 2-3 पतली पतली बारियाँ निकाल लो, लगा दो यहाँ पे। अगला क्या है, विद्युत परिपथ की मरम्मत हेतु प्रयुक्त औजार ठीक प्रकार से विद्युत रोधी आवरण से ढके रहने चाहिए। मान लो प्लास्टिक लगा रहे हो और प्लास्टिक कहीं कटा हो तो मारेगा, उड़ जाओगे, ठीक है ना। तो मतलब कि प्लास्टिक वाली देख लो बढ़िया से मेंटेन है कि नहीं है, पैसके से कहीं टूटा फूटा तो नहीं, मार देगा तो उड़ जाओगे, ठीक है ना। अगला क्या है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में फ्यूज तथा स्विच सदैव
फेज वायर में जोड़ना चाहिए। यानी कि मैं यही बोल रहा हूँ कि हमेशा जो हमारा मतलब ये फ्यूज है ना, ये गर्म तार में जुटा होना चाहिए, या फिर कोई स्विच है वह गर्म तार में जोड़ा जाता है। गर्म तार में स्विच क्या करता है, स्विच तो मेरे पास लाया नहीं है, स्विच में भी एक का तार जोड़ा जाता है। मान लो स्विच जोड़ना है ना, देखो मान लो ये स्विच है, यहाँ पे एक होता है, यहाँ पे एक होता है, तो यहाँ पे छीलो एक तार को, ये वाला इसको छोड़ो, ये तार जाएगा इसे, इसको छीलो, इसको एक तार यहाँ पे एक तार यहाँ पे लगा दो। अब स्विच चालू करोगे तो सट जाएगा, धारा जाएगी, बंद कर दोगे तो कट जाएगा, धारा नहीं जाएगी। तो मतलब कि अब अगर आप स्विच लगा रहे हो, अगर आप फ्यूज लगा रहे हो, तो आपको ध्यान होना चाहिए इसको आप गर्म तार में हमेशा लगाओगे। यह भी ऐसे ही होता है, यहाँ पे ऐसे एक तार यहाँ पे जोड़ दो, एक तार यहाँ पे, यही वाला ऐसे कर सकते हो। जो फ्यूज होता है ना, ये तार मान लो गया काटा है इसको, ये फ्यूज कुछ ऐसा होता है, एक तार यहाँ पे एक तार यहाँ पे, इसको यहाँ पे जोड़ दो और इसको यहाँ पे जोड़ दो। यही जो पतला सा तार होता है ना, बहुत अधिक धारा बहेगी तो जल जाएगा, तो टूट जाता है पर, ठीक है ना। तो याद क्या रखना है आपको, किसी भी स्विच को अगर ज्वाइन करना है, किसी फ्यूज को ज्वाइन करना है, तो मेरा फेज तार में ज्वाइन करना होता है, ठीक है ना। न्यूट्रल नहीं, कहाँ पे जोड़ते हैं, फेज वाले वायर में। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। तो फिर मिलेंगे बच्चों आपसे अगले वीडियो में, और अगला वीडियो हमारा सब थियरी है, आपको मतलब कि इंटरेस्ट आएगा। यह वाला पार्ट यहीं पे खत्म होता है, भौतिक विज्ञान 10th का पूरा खत्म होता है। तो अब तो कमेंट बॉक्स में बता दो यस सर हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग लेके पढ़ा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट करोगे, वीडियो को लाइक भी करोगे। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, लोगों का ध्यान रखो, अपना भी ध्यान बढ़िया से रखो। तो ऑल द बेस्ट।